नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉकडाउन के दौरान जब सारी स्कूलें बंद है और हमें इसी दौरान डीसीएफ भरना है, अपना जो यूडाइस पोर्टल पर डीसीएफ भरना है, तो उसके लिए जो हमें आंकड़े चाहिए वो आंकड़े हम कहाँ से लाएं। लॉकडाउन है, ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चल रहा है, तो स्कूलें तो बंद है और इस समय लगभग सभी शिक्षक साथी जो है अपने घरों पे हैं। कुछ एक लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं कोविड के लिए। तो ऐसे में हमें साला दर्पण से कुछ आंकड़े जो हमारे यूडाइस को भरने के लिए काम में आएंगे वो हमें कैसे निकालने हैं और कौन कौन से आंकड़े हमें वहां से निकाल सकते हैं, ताकि हमें स्कूल ना जाना पड़े या किसी दूसरे कर्मचारी को जो वहां का रहने वाला है उसको वहां भेजकर जो आंकड़े हैं यानी जो रजिस्टर वगैरह है उनसे हमें आंकड़े नहीं निकलवाने पड़े। तो इसके लिए हमें सबसे सीधा तरीका है, हमें कम से कम 4 या 5 चीजें ऐसी करनी होगी जिससे हमारे पास सारे आंकड़े अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके ऊपर आने वाली कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पे जाना है। यूडाइस पोर्टल पे जाके हमें लॉगिन करना है। लॉगिन तक का प्रोसेस सबको पता है। यहां से हमें सबसे पहली चीज क्या डाउनलोड करनी है, जो हमारे पास पिछले साल का जो यूडाइस भरा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि पिछले सेशन का जो यूडाइस हमने भर रखा है, अधिकतर आंकड़े उसके अंदर है। अब ये आंकड़े हमें यहाँ से डाउनलोड करने हैं। पिछले साल का जो यूडाइस फिल किया हुआ है उसको हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारी चीजें उसमें से मिल जाएगी। कुछ एक चीजें होती है जो अपडेट करनी होती है, बाकी सारा का सारा डाटा हमें उसमें से मिल जाएगा। तो हमें पिछले साल का यूडाइस है उसको डाउनलोड करने के लिए भरा हुआ जो है, उसके लिए हमें ये जो 3 नंबर पे ऑप्शन दे रखा है, डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ, यानी कि जो भरा हुआ डीसीएफ है, इसमें जस्ट पिछले साल का डीसीएफ आएगा। 2019-20 का सेशन 2019-20 का डीसीएफ हमारे सामने आ जाएगा पीडीएफ। तो यहाँ से हमें उसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ डाउनलोड हुआ है। ये पिछले साल का डीसीएफ अपने सामने खुल गया। यहाँ से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है, जो बदली नहीं है। कुछ चीजें बदल जाती है, जैसे नामांकन है, बोर्ड परीक्षा परिणाम है, अगर कोई कार्मिक नया ज्वाइन हुआ है, इसके अलावा CWSN अगर कुछ बच्चे नए आए हैं, और SMC का अगर नया गठन हुआ है, अगर इन चीजों के अलावा सारे के सारा जो डेटा है हमें सेपरेट भरा हुआ इसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये एक चीज डाउनलोड कर लेंगे। दूसरी चीज, इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इनको जब हम डीसीएफ भरते हैं तो वहां से इनको कैसे काम में लेना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में यूडाइस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी, और घर पे बैठे बैठे आप इस लॉकडाउन के दौर में जब आप घर पे बैठे हैं तो घर से ही आप अपना डीसीएफ भर सकते हैं और आराम से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहां से हमें ये पहली चीज डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद हमें साला दर्पण पे जाना है। साला दर्पण पे जाके साला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। सबको पता है किस तरह से लॉगिन करना है। और वहां जाने के बाद, साला दर्पण पे जाने के बाद सबसे पहली चीज हमें करनी है जो हमारा नामांकन है। इसमें हमें अपने नामांकन को डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए हमें रिपोर्ट्स पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें कक्षावार नामांकन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इंग्लिश के अंदर आपका डैशबोर्ड आ रहा है तो वहाँ क्लास वाइज एनरोलमेंट लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे कि यहाँ पे मेरे एरर आ गया, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्कूल का ऑप्शन पूछेगा, स्कूल का नहीं सॉरी क्लास का ऑप्शन पूछेगा, सेशन का ऑप्शन पूछेगा। तो हमें सेशन एंटर कर देना है। 2019-20 का निकालना है तो उसको एंटर कर देना है, 2021-20 का निकालना है तो उसको एंटर कर देना है, और उसको वहां से हम डाउनलोड कर लेंगे।
तो यहाँ से इसको अपने पास हम रख लेंगे डाउनलोड करके। 2019-20 का और 2020-21 का हमारे लिए प्रीवियस ईयर का और जो अभी करंट में जो सेशन चल रहा है उसका, ये दोनों सेशन का जो नामांकन है हमें इसका डेटा अपने डीसीएफ में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये डाउनलोड कर लेना है। वापस दूसरी चीज क्या डाउनलोड करनी है, CWSN जो बच्चे हैं उसके लिए इसमें एक पेज है अपने यूडाइस में। CWSN बच्चे कौन कौन से हैं, कौन सी उसमें उनमें किस प्रकार की उनमें जो है डिसेबिलिटी है और कौन सी क्लास में बालक है या बालिका है, ये सारी चीजें भी हमें उसमें एंटर करनी है। तो इसके लिए हमें शाला दर्पण से ही जो बच्चे हमारे CWSN की श्रेणी में आ रहे हैं उनको निकालने के लिए, उनके डिटेल निकालने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा स्टूडेंट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी जो डिटेल आ जाएगी। इसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट पे देखिए, सबसे लास्ट में बैंक डिटेल एंट्री, स्टूडेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टैब, बैंक डिटेल, इसमें से हमें एक टैब का चयन करना है, बैंक डिटेल एंट्री पोर्ट। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ध्यान से हमारे सामने बैंक डिटेल इस तरह का एंट्री फेस खोलेगा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। वहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट और यहाँ ऑल पे क्लिक कर देना है। ऑल पे आ ही रहा है, सेशन इसके अंदर डालना है, हमें सेक्शन डालना है, ये डाल देते हैं और यहाँ हमें शो पर क्लिक करना है। जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने CWSN स्टूडेंट जो अपने स्कूल के हैं उन सब की लिस्ट खुल जाएगी जो हमने एंटर कर रखी। तो मेरे यहाँ स्कूल में 4 बच्चे हैं जिनमें से जो कौन सी क्लास में और कौन किस प्रकार की इनमें निःशक्तता है यानी आ गई, यहाँ से हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। नंबर 2, तीसरी बात ये हो गई स्टूडेंट वाली। अब इसके अलावा हमें आधार से कितने बच्चे हमारे पास आधार एनरोलमेंट वाले हैं ये भी हमें डीसीएफ में मांगा गया है। अब ये सूचना हम कहाँ से लाएं, इस सूचना के लिए भी हमें शाला दर्पण पे जाना होगा। वापस हम मेन पेज पे चलते हैं शाला दर्पण के। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमें सीधा जाना है स्टूडेंट पे। आधार एनरोलमेंट के लिए हमें जाना होगा स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे जाने के बाद जो 2 नंबर का जो टैब खुल रहा है इसके अंदर ऊपर ही ऊपर आ रहा है स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद में जस्ट देखिए आधार डिप्रीवेड स्टूडेंट लिस्ट, डिप्रीवाइड स्टूडेंट लिस्ट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अगर हिंदी में है तो यहाँ आधार से वंचित बालकों की सूची आएगा और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है आधार डिप्रीवेड स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस स्कूल के जितने भी बच्चे जो आधार से जुड़े हुए हैं, आधार से वंचित है, उनकी लिस्ट आ जाएगी क्लास वाइज। इसको हमें नोट करके रख लेना है, इसको हमें नोट करके रख लेना है जो आधार से वंचित बच्चे हैं। जैसे अपने पास आ गए हैं 68 स्टूडेंट आ रहे हैं, 68 स्टूडेंट। तो अब हमें इनको टोटल नामांकन में से घटा लेना है। तो जितने बच्चे अपने पास बच रहे हैं वो अपने आ जाएंगे आधार, जिनके पास आधार है ऐसे स्टूडेंट, और उनको क्लास वाइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं पहली क्लास का भरना है तो पहली क्लास का क्लास भी दे रखी है, पहली क्लास में कितने बच्चे आधार से वंचित हैं। तो ये देखिए ये 10वीं क्लास का दे रखा ऊपर ही, पहले मान लेते हैं 10वीं क्लास के कितने बच्चे हैं, तो ये क्लास देख लेते हैं। 10वीं क्लास में केवल एक बच्चा जो है उसके पास आधार नहीं है। ये देखिए आधार कार्ड नंबर प्रविष्टि की स्थिति, ये बच्चा अपने पास जिसके पास आधार नहीं है। दूसरा जैसे 9वीं क्लास में देखे तो 9वीं क्लास में हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, वो क्या है छात्र है और छात्रा नहीं है, छात्र है। तो ये भी हमारे पास इसकी जो है आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ से आधार कार्ड की डिटेल भी निकाल सकते हैं। ये तो हुई 4 चीज। इसके बाद हमें चलना है यूडाइस पोर्टल वापस। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम यूडाइस भरते वक्त हमें क्या क्या चीजें चाहिएगी। तो हमें लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करना सबको आता है। यहाँ से हम डीसीएफ भरने के लिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ मेन पेज खुलेगा, यहाँ देखिए साथियों अधिकतर जो हमारे शिक्षक साथी है वो क्योंकि डीसीएफ जो होता है वो पहले से इंग्लिश में आता है, लैंग्वेज इंग्लिश आती है, तो बहुत सारे साथी जो है परेशान होते रहते हैं इंग्लिश के चक्कर में, क्योंकि इंग्लिश में जो डेटा होता है उसको फिल करने में दिक्कत आती है। तो हमें यहाँ से अगर इंग्लिश किसी साथी को समझ में नहीं आती है
तो हम हिंदी में यहाँ कर लेंगे। ये यहाँ ऊपर ऊपर ऑप्शन दे रखा है, भाषा का चयन करें या इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। अब देखिए शुरू से हम देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं स्कूल विवरण पर। स्कूल विवरण पर हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, उसके ऊपर मैंने बता दी 1.1 से 1.14 तक का जो काम है वो हम उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो बदल सकते हैं, 2 4 5 जो मैंने स्कूल का नाम है, उसकी कैटेगरी है, वो सारी चीजें 4 चीजें जो भी शुरू में आई थी, उनको हम केवल ब्लॉक ऑफिस से, यानी जो हमारा CBO कार्यालय है वहां से हम एक फॉर्म भर के फिल करके वहां जमा करवाने के बाद वो अपने आप वहां से उसको बदल देंगे। तो यहाँ से हमें जानना है सबसे पहले श्रेणी वाले। अब मैं ये जो हमारे पास डेटा है उसको अपने इसमें यूडाइस में फिल कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ। श्रेणी वाले में सबसे पहले ये आ गया स्कूल की श्रेणी कोड। फिर ये स्कूल की श्रेणी कोड, सबसे छोटी कक्षा एक, सबसे बड़ी कक्षा, ये चयन कर लेना है। स्कूल का प्रकार को एजुकेशनल, यानी कि यहाँ बालक बालिकाएं साथ में बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ ये सेपरेट बालिका स्कूल नहीं है। दूसरा स्कूल का प्रबंधन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। फिर आगे यहाँ से हमें कक्षाएं हैं उनमें अनुभाग यानी सेक्शन कितने हैं। तो पहली क्लास में अगर किसी क्लास में अगर बच्चे ज्यादा है और उनके अपन ने सेक्शन जो है एक से ज्यादा कर रखे हैं, 2 कर रखे हैं, तो हमें यहाँ एक की जगह, जैसे मान लेते हैं कक्षा 3 में 2 है तो एक की जगह हमें 2 एंटर कर देना है यहाँ पे और इसको सबमिट कर देना। फिर चलते हैं नीचे, स्कूल का स्थापना वर्ष, ये सारी चीजें हमें यहाँ से चेक कर लेनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इस लेवल पे कब स्थापना हुई थी, क्योंकि इनको हम बदल सकते हैं। यह CWSN संबंधी विशेष स्कूल है, यहाँ ध्यान देना है। अपने स्कूल में CWSN बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अपना स्कूल CWSN के लिए विशेष स्कूल नहीं है। विशेष स्कूल वो आता है जहाँ पे केवल CWSN बच्चों को, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या हो, किसी भी तरीके से विकलांग की श्रेणी में आते हैं, उन बच्चों को। क्या यह पाली में चलने वाला स्कूल है, यानी कि शिफ्ट में जो स्कूल चलते हैं, 2 शिफ्ट में चलते हैं, 3 शिफ्ट में चलते हैं, बड़े स्कूल जो होते हैं जहाँ नामांकन ज्यादा होता है, तो वहां पे उसमें यस करना है। अगर अपना स्कूल, अधिकतर स्कूल शिफ्ट में नहीं चलते हैं तो उसको हमें नो कर देना है। क्या आवासीय स्कूल है, इसमें नहीं कर देना है। यदि हाँ अगर है तो उसके लिए ये डिटेल दे रखी है जो हमें यहाँ से देख के भर दें। फिर इसको जैसे हम इसमें डेटा फिल करते हैं तो हमें सीधे आगे वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि हमें आगे वाले ऑप्शन पे पहले जाते आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि हमने सारी डिटेल भर दी और लास्ट में जाने के बाद पता चलेगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। क्योंकि अगर हम सीधा आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो डिटेल हमने फिल करी है, जो करेक्शन किया है, वो इसमें सबमिट नहीं होगा, इसमें सेव नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जमा करे वाले ऑप्शन पे, जैसे सीक्वेंस से दे रखा है, हमें सबसे पहले जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक अपने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद में फिर वापस इसी पेज पे हमें नीचे आना है और नीचे आके फिर जमा करें और आगे वाले पे क्लिक करें। ये प्रक्रिया हर पेज पे करनी है हमें, सारे पेज जैसे खुलेंगे इसी तरह से सारे पेज में यही प्रक्रिया करनी है। तो जमा करें और आगे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास में दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा वाला पेज आ जाएगा जो 1.27 से लेके 1.39 तक का है। यहाँ देखिए ये भाषा का चयन कर, क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हमें हाँ ही करना है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है कि अधिकतर छात्रों को क्या करना है, जो प्राथमिक स्तर पर छात्र है उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, तो माध्यम हमें यहाँ हिंदी चयन करना है। अगर कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ पे इंग्लिश का चयन कर लेना है। फिर नीचे आते हैं विशेष रूप से पढ़ाई गई भाषा, तो यहाँ पे हमें जो अपने स्कूल में भाषा शिक्षण करवाया जाता है, जिस भाषा का शिक्षण करवाया जाता है उन सब्जेक्ट का चयन करना है। जैसे हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज का चयन करना है। अगर किसी स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है थर्ड लैंग्वेज के लिए तो वहाँ संस्कृत करना है, उर्दू पढ़ाई जाती है तो उर्दू करना है। इसके अलावा दूसरे अगर कोई दूसरी भाषा का अगर अध्ययन करवाया जाता है तो हमें वो चयन कर लेनी। स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो यहाँ पे अगर करता है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या स्कूल में विद्यार्थी को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्श प्रदान किया जाता है, तो यहाँ हमें नहीं कर देना है। माध्यमिक अनुभागों संबंधी संबद्ध बोर्ड, यहाँ पे जो बोर्ड है अपना बोर्ड का चयन कर लेना है। ये पहले से किया हुआ ही है, मान्यता कोड ये पहले से किया हुआ है, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। ये सारी डिटेल हमें यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर किसी भी प्रकार का इसमें करेक्शन करना है तो अपने स्तर पे जो हो रहा है तो उसको हम खुद कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो उसको जो फॉर्म होता है उसको हम फिल करके CBO ऑफिस में जमा करवा देंगे, तो वहां से वो डिटेल चेंज हो जाएगी।
यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, स्कूल परिसर के अंदर स्थित है तो हमें यहाँ हाँ करना है, अदरवाइज हमें यहाँ नो कर देना है। अगर अंदर स्थित है तो स्कूल का आंगनवाड़ी का जो केंद्र का जो कोड है वो यहाँ हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उससे पूछ के हमें यहाँ फिल कर देना है। और इस साल का जो नामांकन है आंगनवाड़ी केंद्र में वो भी हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से फोन पे संपर्क करके हम ये मंगवा सकते हैं और यहाँ भर सकते हैं। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, तो हमें यहाँ यस कर देना है। सभी सेक्शन के लिए स्कूल रूपरेखा, यहाँ शिक्षण दिवसों की गत वर्ष शिक्षण दिवसों की संख्या, यहाँ जो शिक्षण दिवस है गत वर्ष के, यहाँ देखना ये चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ अगर इंग्लिश में आप DCM भर रहे हो तो यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा हुआ आएगा ब्रैकेट में, और हिंदी में भर रहे हो तो यहाँ पे गत शैक्षिक वर्ष लिखा आएगा। यानी पिछले वर्ष में स्कूल में जो अपने कार्य दिवस थे, शिक्षण दिवस थे, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की 1 से 5 तक के बच्चों की कितने दिन क्लास लगी, उच्च प्राथमिक वाले बच्चों की कितने दिन लगी, माध्यमिक वालों की कितने लगी, उच्च माध्यमिक वालों के कितने लगी, ये हमें यहाँ पे अपने जो रजिस्टर है उनमें से या जो कार्य दिवस है वो निकाल के यहाँ पे फिल कर देने हैं। बच्चों के लिए औसत समय, बच्चों को स्कूल में ठहरने के लिए औसत जो समय है वो हमें 5.5 घंटे कर देना है। इसके अलावा अध्यापकों के लिए भी यही होगा 5.5 घंटे। फिर यहाँ हमें वापस वही प्रक्रिया करनी है, पहले जमा करें पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर जमा करें और आगे आए इसके ऊपर क्लिक करना है। सीधे आगे वाले पे क्लिक नहीं करना, तो फिर हम अगले वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ CC से संबंधित है, क्या CCE को स्कूल में लागू किया जा रहा है, तो इसमें हमें प्राथमिक स्तर पे यस कर देना है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान में शिक्षा का फॉर्मेट है उसमें प्राथमिक स्तर पर CC का संचालन किया जाता है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक पे हमें ये नहीं कर देना है। यदि हाँ अगर है तो उसके लिए छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हम रिकॉर्ड रखते हैं बाकायदा फाइलें बना के। CC वाले जो हमारे साथ शिक्षक साथी हैं उनको पता ही है कितनी बड़ी फाइलें, इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पे हमें यस कर देना है। यदि छात्रों का संचयी रिकॉर्ड उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है तो उसमें यस कर देना है, इसमें हमें नो नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें यस कर देना है। क्या कोई स्कूल के बाहर वाले बच्चे नामांकित हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी जिन बच्चों का जो आउट ऑफ स्कूल है नामांकित और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो अगर है तो यहाँ हाँ कर देना है, नहीं है तो यहाँ नो कर देना। अधिकतर स्कूलों में ये नहीं होता है तो यहाँ पे हमें नो कर देना है, नीचे वाली डिटेल हमें छोड़ देनी। वर्तमान वर्ष में औपचारिक शिक्षण, ये इसी से संबंधित है। सबसे लास्ट में यहाँ देखिए ये 1.45 पे शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, माह बताएं, तो इसमें हमें जून कर देना है। पिछले साल वो जून में शुरू हुआ था और जून में हमारे यहाँ स्टार्ट होता है। क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ यस कर देना है, और नहीं हुआ है तो यहाँ हमें नो कर देना है। स्कूल को गत वर्ष में ग्रेड अनुपूरक सामग्री मिली है तो यस, अदरवाइज नो। निःशुल्क पाठ्यक्रम, ये देखो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, TLM और खेल सामग्री की उपलब्धता। यहाँ आगे देखिए वर्तमान शैक्षिक वर्ष में, यानी कि जो अभी शैक्षिक वर्ष चल रहा है, जो सत्र अपना चल रहा है अभी का, उसके संबंध में ये जानकारी पूछी गई है, पिछले के संबंध में नहीं पूछी गई है। तो क्या हमें इस साल जो है ये सारी चीजें मिली है तो इसमें हमें यस नो कर देना है, जैसे भी है। अगर पूरी मिली है पाठ्य पुस्तक तो हमें यहाँ प्राथमिक स्तर पर पूरी मिली है तो यस कर देना, नहीं मिली है जैसा हम सबको पता आधी अधूरी पाठ्य पुस्तकें मिली हुई है तो हमें यहाँ सब में नो कर देना है। या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM अगर है तो यस, बाकी नो कर देंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों के ब्यौरे, यानी कि यहाँ हमें पिछले गत शैक्षिक वर्ष का देखना है दोस्तों, इस सत्र का नहीं करना है, पिछले सत्र का हमें देखना है। इसमें कि पिछले सत्र में हमें कितने शैक्षिक दौरे हुए, यानी अधिकारियों ने कितनी बार हमारे स्कूल का निरीक्षण किया, तो शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या हमें यहाँ लिख देनी कितनी है। CRC समन्वयक द्वारा दौरे, ब्लॉक स्तर के अधिकारी CBO BRC आदि के द्वारा कितनी बार किया गया, जिला राज्य स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के राज्य स्तर के अधिकारी अपने स्कूल में कितनी बार आए, और यहाँ पे हमें इस पे जमा करें पे क्लिक करें और उसके बाद में जमा करें और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे हम यहाँ आएंगे, ये हमारे सामने दूसरा पेज खुल गया है। यहाँ हमें कक्ष से संबंधित सारी चीजें आगे, अपने स्कूल का भौतिक सुविधाएं, भौतिक वातावरण जो उससे संबंधित, तो स्कूल भवन की स्थिति यहाँ हमें चयन कर लेना है। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सरकारी भवन है तो उसका ले देंगे, और प्राइवेट है तो रेंट पे है तो वो दे देंगे।
जैसा भी है हम यहाँ उसका चयन कर लेंगे। स्कूल भवन का प्रकार, या स्कूल भवन का जो प्रकार है उसके ऊपर हम देखेंगे। स्कूल भवन ब्लॉक संख्या में से निम्न की संख्या। स्कूल में भवन ब्लॉकों की कुल संख्या, स्कूल में भवन ब्लॉकों की कुल संख्या। ब्लॉक कितने हैं? पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, दीवार एवं फर्श के साथ भवन, कंक्रीट छत नहीं है। ये हमें यहाँ से चयन करके जो हमारा डेटा उसको हमें यहाँ फिल कर देना है। चार दीवारी का प्रकार हम देख लेंगे, अगर पक्की है तो पक्की लिख देंगे, टूटी हुई है तो इसके ऊपर टूटी हुई लिख देंगे। वापस से हम नीचे आएंगे तो नीचे ऊपर चले वापस। उपदेशनात्मक प्रयोजनों शिक्षण के लिए उपलब्ध कुल पठन कक्षों में से निम्न की स्थिति स्तर के ब्यौरे। पूर्व प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में अगर है तो लिख देंगे यहाँ कितनी संख्या है। यहाँ पे हमें जो कमरे पढ़ाने के पर्पज से हमें काम में लेने हैं, जो काम में लिए जा रहे हैं, उनकी यहाँ एंट्री करनी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कितने कमरे अवेलेबल है, कितने कमरों में पढ़ाई चलती है प्राथमिक के बच्चों के लिए, 1 से 5 वालों के लिए। उच्च प्राथमिक वाले बच्चों के लिए कितने कमरे हैं, माध्यमिक वालों के लिए कितने कमरे हैं। स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों से भिन्न कक्षों की कुल संख्या, यानी पढ़ाने वाले जो जिनमें हम अध्ययन करवाते हैं उनके अलावा जो खाली पड़े हैं या मान लो जर्जर अवस्था में है या किसी भी दूसरी प्रकार में आते हैं, तो उन कक्षों की यहाँ पे हमें एंट्री कर देंगे कि उनकी संख्या कितनी। फिर आगे आते हैं स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जितने हमने इसमें 2.1.4 में स्कूलों में उपलब्ध पठन कक्षों क्लासरूम के ब्यौरे विवरण पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक। स्कूल में कितने टोटल क्लासरूम है, तो इसमें अनुदेशनात्मक प्रयोजन शिक्षण हेतु उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या। यहाँ पे हम जितने पठन कक्षों की एंट्री करेंगे उतने ही हमें यहाँ पे करने हैं। इन सब में टोटल मिला के कितने होने चाहिए, जितने यहाँ पे, अगर हम यहाँ 10 करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 10 ही करना है स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे हमें उसकी स्थिति के अनुसार यहाँ पे उसकी एंट्री कर देंगे। क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध है, तो इसके लिए अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ये सारा डेटा भर के फिर वापस जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे ही चलेंगे आगे वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारे सामने खुलेगी क्या स्कूल में शौचालय है, शौचालय सुविधा से संबंधित पेज खुल जाएगा। तो शौचालय है तो यहाँ यस कर देना। शौचालयों का जो ब्यौरा है उसको देखिए। यहाँ भरने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है दोस्तों। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो CWSN विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग तरह के टॉयलेट होते हैं, तो अगर वैसे हमारे स्कूल में है तो उसकी एंट्री हमें यहाँ नहीं करनी है। CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर, यानी जो नॉर्मल शौचालय उनकी हमें यहाँ फीडिंग करनी है। तो बालकों के लिए कितने, कुल कितने हैं, 1। कार्यात्मक यानी कि जो काम में लिए जा रहे हैं, कुल में से कितने काम में लिए जा रहे हैं, 1 है, 1 काम में लिया जा रहा है तो 1 लिख देंगे। मान लेते हैं 3 है यहाँ पे टोटल, तो लेकिन काम में सिर्फ 1 ही लिया जा रहा है, तो यहाँ कार्यात्मक में हमें यहाँ 1 कर देना। इसी तरह से बालिकाओं के लिए कितने हैं उसकी भी एंट्री कर देंगे और कुल का आंकड़ा यहाँ अपने आप आ जाएगा जब हम यहाँ पे फिल करेंगे। CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, इसमें जो CWSN बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय आते हैं जिनमें उनको सुविधा होती है, अगर उस तरह के शौचालय अपने स्कूल में है तो उनकी एंट्री भी इसी तरह से कर लेनी है। CWSN अनुकूल शौचालयों सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या, इसमें दोनों को जोड़ के लिखना है। ये जो ऊपर वाले हैं 1 और 2, इनका योग यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, लिखना नहीं है, अपने आप यहाँ आ जाएगा। अब शौचालयों के बारे में आगे जानकारी। अब उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या, यानी कि जो टॉयलेट्स होते हैं उनकी लड़कों के लिए कुल कितने टॉयलेट उपलब्ध है, लड़कियों के लिए कुल कितने टॉयलेट उपलब्ध है, उनमें से कार्यात्मक यानी जो काम में लिए जा रहे हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ भर देनी है। इसके बाद में दोस्तों शौचालयों का जो विवरण है उसमें देखिए आगे सारणी 2.1.7 में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों की कुल संख्या में से प्रक्षालन एवं सफाई हेतु कितने शौचालय मूत्रालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है, शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है वो शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग करनी है, यहाँ मूत्रालयों के लिए भी वैसे ही करनी है। बढ़ेंगे, क्या निकटतम शौचालय मूत्रालयों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा है, में यस कर देंगे, नो कर देंगे, जैसा भी है। तो हमें यहाँ से ये देख के ये डेटा हमें भर देना।
कोई खास हमें दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ देखिए पेयजल के मुख्य स्रोत, अगर अपने स्कूल में किस तरह का पेयजल का स्रोत है वो हमें यहाँ पे चयन कर लेना है। हेडपंप है तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर कार्यात्मक है लेकिन कार्यात्मक काम में नहीं आ रहा तो यहाँ तो उपलब्ध में यस कर देंगे, यहाँ नहीं कर देंगे। अगर है भी है और काम में भी आ रहा है तो दोनों में यस कर देंगे। इसी तरह से जैसा भी अपने यहाँ उपलब्ध है वो कर देंगे। नल का पानी है तो यहाँ यस कर देंगे, उसी से अपना काम चल रहा है तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। आगे, क्या स्कूल में जल शोधक आरओ उपलब्ध है तो इसमें यस या नो जैसा भी है चयन कर लेंगे। आरओ यानी जो पानी, ठंडे पानी का जो या फिल्टर पानी का जो एक संयंत्र आता है उसके लिए। क्या जल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है तो इसमें यस या नो कर देंगे। जैसा भी अपने यहाँ होता है ये डाटा हमें देख के यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद में, क्या स्कूल में पुस्तकालय बुक पढ़ने की के स्थान की सुविधा है? क्या स्कूल में पुस्तकालय बुक बैंक पढ़ने के स्थान की सुविधा है? तो यहाँ पे हमें पुस्तकालय के बारे में अपने यहाँ एंट्री कर देनी है। अगर है तो यहाँ यस कर देना है। बुक बैंक यहाँ यस कर देना है तो, और उसमें जो पुस्तकों की संख्या है उसकी एंट्री हमें यहाँ कर देनी है। पढ़ने वालों का स्थान अवेलेबल है या नहीं है तो वो यहाँ पे यस और नो जैसा भी करना चाहें कर देंगे। अब इसको भी हम जमा करें और आगे बड़े पर क्लिक कर देंगे। फिर इसमें आगे ऑप्शन आ रहा है, देखिए दोस्तों, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है? सहायक प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य के लिए कक्ष, इसमें हमें यस और नो कर देना है। जैसा भी है सारा डेटा देख के हमें यहाँ पे यस और नो, केवल यस और नो का यहाँ पे ब्यौरा देना है और इसमें भी हम आगे बढ़े। अगले वाले ऑप्शन पे आएंगे, कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण, इसमें अपने पास जो भी कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण है उनकी सूची यस और नो के अंदर इसकी डिटेल हमें यहाँ दे देनी है। आगे भी हमारे पास जैसे यहाँ पे इसी तरह की जानकारी हमसे मांगी गई है। लैपटॉप नोटबुक है तो उसमें यस या नो कर देंगे। संख्या कितनी है वो संख्या लिख देंगे। उसमें से कार्यात्मक कितने, काम में कितने आ रहे हैं उसकी भी संख्या यहाँ लिख देंगे। इस तरह से इसको भी हम जमा करें और फिर आगे वाला खुल जाएगा हमारे पास शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ कर्मचारी। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे गैर शैक्षणिक प्रशासनिक एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारियों की संख्या, यहाँ जो शिक्षण कार्य से संबंध, जो शिक्षण कार्य के अलावा जो हमारे पास जो कर्मचारी है उनकी एंट्री यहाँ करनी है। अगर लेखाकार है तो उसकी संख्या लिखनी है, पुस्तकालय सहायक है तो उसकी संख्या, एलडीसी यूडीसी जैसा भी है, चपड़ासी, रात्रि चौकीदार, इनकी हमें यहाँ संख्या एंटर कर देनी है। फिर इस तरफ आएंगे 3.2 पर मौजूद शिक्षकों की संख्या। अब इसमें जो शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हैं उनकी संख्या हमें यहाँ एंटर करनी है। शिक्षकों की संख्या जो नियमित रूप से आते हैं तो यहाँ पे हमें जो शिक्षक काम करवाते हैं, पढ़ाई का काम करवाते हैं, जो टीचिंग का काम करवाते हैं, केवल वो जिनको गवर्नमेंट ने टीचिंग के लिए लगवाया है, जैसे एलडीसी का काम टीचिंग करवाना नहीं है तो उसकी यहाँ पे नहीं डालेंगे। अगर हमारे स्कूल में टोटल जो है अध्यापक जो है, टोटल स्टाफ जो है 10 मान लेते हैं और उनमें से एक एलडीसी है तो हमें यहाँ 10 नहीं डालना है, यहाँ हमें एक संख्या कम करके डालनी, क्योंकि एक हम यहाँ डाल देंगे और हम उतनी ही डालेंगे जितने अपने यहाँ कर्मचारी, क्योंकि यहाँ पे जितनी हम संख्या डालेंगे उतने ही एम्प्लॉय की वहाँ डिटेल हमें अगले वाला जो पेज खुलेगा उसके ऊपर हमें फुल डिटेल डालनी है। तो उतने ही लोगों को हम जोड़ सकते हैं जितने लोग यहाँ पे हम डालेंगे, जितनी संख्या यहाँ डालेंगे, और ये डाल के भी हम आगे वाले क्लिक कर देंगे। आगे वाले पे नहीं, जमा करें और आगे उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ अपने पास ये डिटेल आ जाएगी अपने स्टाफ के बारे में। तो यहाँ पे जैसे मैंने तो क्या कंप्लीट कर रखा है तो मेरे यहाँ स्थिति क्या आ रही है, कंप्लीटेड। लेकिन जिसने अभी शुरू किया है वहां स्थिति आएगी नोट कंप्लीटेड, यहाँ पे नोट स्टार्टेड यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे जाना है एडिट पे। एडिट पे जाके जो पिछले साल के ऐड किए हुए उसमें कुछ नहीं करना, हमें नीचे जाना है, नीचे जाके और यहाँ जमा करें पर क्लिक कर दें। जैसे हम यहाँ जमा करें पर क्लिक करेंगे, ये जो संबंधित व्यक्ति का जो यहाँ पे डिटेल दे रखी है उसके आगे कंप्लीटेड का स्थिति जो है कंप्लीटेड शो होने लग जाएगी। यहाँ नोट कंप्लीटेड या नोट स्टार्टेड का विकल्प नहीं आएगा। और हमें अगर इस सेशन में कोई नया व्यक्ति आया है, नया स्टाफ आया, तो हमें यहाँ जोड़े पे क्लिक करना है। जोड़े पे क्लिक करके और फिर जो है एक पूरा टैब खुलेगा, उसके अंदर उस संबंधित व्यक्ति की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे मैंने क्या है, पिछला जो पेज था उसमें 8 कैंडिडेट के नाम दिए थे, 8 कैंडिडेट की संख्या लिखी थी और मैंने 8 के 8 का एंट्री यहाँ पे कर दी। इसलिए यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है कि टीचर कैन नॉट एड मोर देन सम और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम टीचर्स, यानी कि यहाँ पे हमें
उतने ही जो टीचर है उनकी एंट्री कर सकते हैं जितनी हमने पिछले पेज में संख्या दी थी। तो यहाँ से जोड़े पे क्लिक करके और हमें उसकी डिटेल सबमिट करके उसको फाइनल वहां से सबमिट कर देना है। तो ये यहाँ पे एक नाम और जुड़ जाएगा। ये इस तरह से सभी जो स्टाफ है उसकी एंट्री करने के बाद, और इसकी डिटेल हम कहाँ से लाएंगे, सबसे बड़ी बात इसकी डिटेल हम कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहले बताया था कि ये चीजें हमें डाउनलोड करके रख लेनी है। मैंने एक चीज बताई थी, प्रपत्र 10 हमें डाउनलोड करके रख लेना है। वो प्रपत्र 10 में जो डेटा होगा संबंधित कर्मचारी का, वो डेटा उसमें सारी चीजें हमें यहाँ मिल जाएगी। वो सारी चीजें हमें वहां पे जोड़ देनी है, यहाँ पे जोड़े वाले पे क्लिक करके उस संबंधित कर्मचारी की। फिर यहाँ से हमें नीचे जाना है, वापस ऊपर आना है इसके अंदर, ये और ऊपर वाले में पूर्ण रूप से चिन्हित करें और आगे इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे नामांकन वाली दिक्कत आती है दोस्तों। यहाँ नामांकन किससे भरें? नामांकन चूंकि अपने पास है नहीं, तो हमने सालादर्पण से जो 2019-20 और 20-21 का जो नामांकन हमने निकाला था उसको हमें यहाँ एंटर करना है। और हमें ये ध्यान रखना है, हमें ज्यादा नहीं उलझना है यूडा इसमें। ज्यादा उलझेंगे, जितना ज्यादा उलझेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, हम लोग इसमें उलझ के रह जाएंगे। तो हमें जो एंट्री करनी है, LKG UKG अगर अपने यहाँ नहीं होते तो यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। कक्षा प्रथम में नए दाखिले, इसमें हमें, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने सालादर्पण पे अपना जो अपने निकाली थी पिछले साल की, जो इस न्यू एडमिशन, जो इस साल जो नए एडमिशन हुए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लिखनी है। तो डेटा यहाँ पे देना है जो नए एडमिशन हुए उनके लिए। तो हमें जो 2020-21 का जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी रिपोर्ट सेक्शन में जाके, और वहां से जो नामांकन की डिटेल डाउनलोड की थी वो सीट डाउनलोड हो जाएगी। उसमें हमें पहली क्लास के बच्चों का देखना है कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखो ध्यान देने वाली बात, उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हमें उस क्लास के टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ वहां पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पहली क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट में से बालक कितने थे, बालिका कितनी थी, उसमें साफ शो हो जाता है। जो हमारी सीट होती है, इसमें मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी है, मैं बता देता नहीं तो वहां पे हमें बालक और बालिका अलग अलग दे रखे हैं। पहली क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने और बालक और बालिका कितने। तो हमें आयु, पूर्ण वर्ष, इसमें डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 5 साल से कम का बच्चा तो कोई आएगा ही नहीं, 5 साल से कम का बच्चा कोई भी नहीं आएगा। और यहाँ पे 5, 6 और 7 साल, इन तीनों में हमें संख्या इस तरह से एंटर करनी है कि जैसे मान लेते 22 है तो उसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है अपने स्तर पे, ज्यादा उलझना नहीं है। तो यहाँ जैसे 18 डाल दी और ये 4 डाल दी, तो 18 4 कितने में 22। ये हमें काउंटिंग कर लेनी पहले से, हमें किस तरह से बांटना है। तो यहाँ पे हमारे सामने अपने आप 22 संख्या आ जाएगी, जितनी वहां पे दे रखी है हमने सालादर्पण से जो सीट डाउनलोड की है उससे। और ये जैसे यहाँ पे 15 और 3 कितने हो गए 18, तो वहां पे टोटल बालिकाओं की संख्या पहली क्लास में 18 दे रखी थी, तो हमने 18 को 2 या 3 हिस्सों में जैसे भी हम बांटेंगे कर लेंगे। ऐसा कर लेना है। फिर यहाँ से हम जमा करें और आगे पे क्लिक कर देंगे, फिर आगे वाला टैब खुल जाएगा। यहाँ पे फिर नामांकन वाली स्थिति, नामांकन के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन, हमें इस साल का शैक्षिक सत्र का जो नामांकन है वो हमें डालना है। तो इसके लिए भी जो हमने वर्तमान वाली जो मैंने पहले बताया था, एक सीट डाउनलोड कर लेनी है। रिपोर्ट ऑप्शन में जाके, रिपोर्ट में जाने के बाद में जो नामांकन है कक्षा वाइज नामांकन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टैब खुलेगा जिसमें हमें एंटर करना है सेशन 2020-21 और या 19-20 जैसा भी है। तो हमें 2020-21 वाला जो नामांकन, उसमें से ये सारी की सारी डिटेल निकाल लेनी है। अब यहाँ पे जो डिटेल हम भरते हैं उसमें देखिए साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो ओबीसी है, ओबीसी की जो कैटेगरी है, ओबीसी की जो कैटेगरी है उसको हम जब फिल करते हैं तो हमारे सालादर्पण पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 कैटेगरी दे रखी है, जनरल, SC ST और ओबीसी। लेकिन सालादर्पण पे जो नामांकन दे रखा है उसमें हमारे सामने कैटेगरी दे रखी है, एक अलग कैटेगरी और है SBC। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है जो ओबीसी वाला जो ऑप्शन है, ओबीसी वाले जो जितने भी ये कॉलम दे रखे हैं, जितने भी हमें एंटर करनी है डिटेल, उसमें हमें संबंधित कक्षा की, जैसे कक्षा 1 में ओबीसी में 7 और 7 कर रखे मैंने, तो यहाँ पे हमें ये काउंट कर लेना है, पहले से एक रफ पेज निकाल लेना है। और सालादर्पण वाला जो नामांकन है उसमें SBC और OBC, इनके दोनों के हमें जोड़ के लिख लेने हैं, गर्ल्स और बॉयज के। जैसे सालादर्पण पे OBC में दे रखा है, मान लेते हैं 6, बालिकाएं कितनी है 6 OBC में, और बालक कितने हैं वो भी 6 है OBC में। तो हमें यहाँ 6 नहीं लिखने, हमें ये भी देखना है कि पहली क्लास में SBC के स्टूडेंट कितने हैं।
एसबीसी का अगर एक स्टूडेंट बालक है, एक स्टूडेंट बालिका है, तो हमें उस ओबीसी में एक जो 6 है उसमें एक जोड़ देना है, क्योंकि एक एसबीसी में भी है। तो एसबीसी और ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनको जोड़ के हमें ये संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखना है, तभी हमारा जो डीसी है वो बिल्कुल सही होगा। और यहाँ हमें एक काम करना है कि यहाँ बहुत सारे शिक्षक क्या है गलती कर जाते हैं, यहाँ हमें ये भर के और सीधे जो नीचे वाले ये दोनों तीनों जितने भी ये हमारे पास में सारी जो सीट खुली हुई है भर के सीधा पूरा और अगला पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। यहाँ पे हमें जैसे ही हमने सबसे ऊपर वाली डिटेल फिल करी, इसके नीचे हमें बिल्कुल क्रम वाइज आगे बढ़ना है। तो ये भरने के बाद फिर यहाँ जमा करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जमा करेंगे। फिर इसके बाद अगली वाली जो सीट है ये आ गई, तो इसमें ये पूरा डिटेल भरेंगे और फिर यहाँ जमा करेंगे। तो इसमें हमें जो अल्पसंख्यक है उनकी सूची, उनसे संबंधित डेटा यहाँ भरना है। तो अगर हमारे स्कूल में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट ये सब अगर अल्पसंख्यक समूह के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनकी डिटेल भी अपने जो नामांकन होता है उसके सबसे लास्ट में आती है। तो उसमें साला दर्पण से जो हम नामांकन डाउनलोड करते हैं रिपोर्ट सेक्शन में जाके, तो उसमें ये सबसे लास्ट में आता है अल्पसंख्यक का जो होता है, वहां से हम ये आंकड़े लेके यहाँ पे फीड कर देंगे और फिर इसके ऊपर जमा करे पर क्लिक करना है। नहीं तो ये जो आंकड़े हमने भरे ये वही रह जाएंगे 0-0, इसको जमा करे पे क्लिक करना है। फिर आगे इसी तरह से ये देखिए साथी, कुल नामांकन से आधार नंबर वाले और बीपीएल श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या प्रदान करें। तो हमारे पास जो बच्चे हैं कुल नामांकन में से कितने बच्चों के पास आधार है, तो ये हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। यहाँ मैंने पहले यहाँ से हमने डाउनलोड किया था कि आधार से वंचित छात्रों की सूची, ये साला दर्पण से आधार से जो वंचित छात्र है, तो हमने देख लिया कि पहली क्लास में कितने वंचित है, 1, और कितने लड़का, एक ही लड़का वंचित है। तो हमें जब 10वीं क्लास का हम यूडाइस में यहाँ एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ ये 10वीं क्लास आ गई। 10वीं क्लास का हमें नामांकन में भी देखना है कि कुल नामांकन कितना है। तो कुल नामांकन में हमने देखा कि बालक कितने हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 27 बालक थे कुल नामांकन में और 17 बालिकाएं थी। तो हमने जो आधार में जो कितने बच्चे जिनके पास आधार नहीं है 10वीं क्लास में, तो हमने देखा एक बच्चा है जिसके पास आधार नहीं है, तो उस एक बच्चे को बालक है, चूंकि वो बालिका नहीं है, तो जो बालक वाला सेक्शन है जितना नामांकन दे रखा 27 दे रखा है, तो उसमें से हम 1 माइनस करके यहाँ उतार देंगे। उसी तरह से पूरा का पूरा ये यहाँ फिल कर देंगे और यहाँ पे हमें इसको जमा करने पर क्लिक कर देंगे। बीपीएल वालों का यहाँ पे देख लेंगे, अगर अपने पास डिटेल है तो भर देंगे, 0-0 छोड़ देंगे। कुल नामांकन में से ट्रांसजेंडर जो छात्र है उनकी संख्या यहाँ डाल देंगे है तो, और फिर यहाँ जमा करने पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जमा हो गया और यहाँ पे फिर पूरा और अगला पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने अगर ये बिल्कुल हमने सही भरा है तो यहाँ पे हमारे सामने एनरोलमेंट आ जाएगा, टोटल सोशल कैटेगरी एनरोलमेंट टोटल और टोटल माइनॉरिटी एनरोलमेंट, यानी जो अल्पसंख्यक है उनका एनरोलमेंट। तो ये हमें मिलान कर लेना है, हमारा जो हमने साला दर्पण से डाउनलोड किया था उससे मिलान कर लेना है और इसको फिर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो हम अगले वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ जाने के बाद फिर नामांकन, अब इसमें देखिए कुल नामांकन, जो नामांकन हमने वहां भरा था पीछे वो नामांकन यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। फिर अगले पे आना है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु पूर्ण वर्ष में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन है इसको भरने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। ये जो सेक्शन है इसको भरने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है हमें। यहाँ मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमें यूडाइस भरते समय आंकड़ों में ज्यादा उलझना नहीं। क्यों नहीं उलझना है? क्योंकि ये जो इतनी जो डीपली डिटेल हमसे यहाँ जो मांग रखी है, इसको जब हम भरेंगे तो ये आंकड़े हमें जो जब हम स्कूल में भी होंगे तो भी हमारे लिए निकालना बहुत टेढ़ा काम होगा। इसके लिए हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, अगर उसमें से आप बिल्कुल करेक्ट इसको डालना है आपको, तो आप वहां से एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लें। एक्सेल शीट डाउनलोड करने के बाद उसमें जो है फिल्टर लगा के वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका ये है दोस्तों कि हमें अपना नामांकन खोलना है। सबसे पहले जो हमने साला दर्पण से हमने जो नामांकन डाउनलोड किया था वो खोलना है। उसमें देखना है कि पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, पहली क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं और उनमें से बालक कितने हैं, बालिकाएं कितने हैं। तो मेरे यहाँ पहली क्लास में बालक है, टोटल मान लेते हैं 22 बालक है। तो 22 बालकों को हमें इस एज ग्रुप में तोड़ देना है। यहाँ पे ये बालक है तो इन बालक 22 यानी जितना हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जितनी संख्या है अलग अलग एज ग्रुप में, उनको टोटल मिला के हमारे सामने टोटल 22 ही आनी चाहिए जो हमने नामांकन में, तभी ये अपना वैलिड होगा। तो हमें इसी तरह से सारा डेटा भरना है। वैसा हमें देखना है
कि शाला दर्पण पे जो हमने डाउनलोड किया है, जो नामांकन हमने डाउनलोड किया इस सेशन का, जो हमने इस सेशन का डाउनलोड किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्तमान शैक्षिक सत्र, इस सेशन का जो हमने डेटा डाउनलोड किया है, नामांकन डाउनलोड किया, उसमें अगर हम एक उदाहरण देता हूँ कि पहली क्लास में अगर 22 स्टूडेंट है तो उनको सबसे ज्यादा तो 5 साल वाले मिलेंगे, उसके बाद में कुछ 2 4 5 या ज्यादा से ज्यादा 30% लोग जो है 6 आयु वाले मिल जाएंगे, 6 वर्ष वाले, साथ में एक आध हो सकता है मिल जाए जो लेट एडमिशन हो। तो हमें ये सब काउंटिंग करके और इसको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे इनकी संख्या अपने आप शो हो जाएगी, ये यहाँ पे ये शो हो गई बालक की संख्या। पहली क्लास में बालकों की संख्या कितनी है? 22। तो ये हमें इन 22 को 2-3 टुकड़ों में तोड़ देना है या एंटर कर देना है, कोई नहीं देखने वाला। इसी तरह से हमें नामांकन में से निकाल देना है, जैसे पहली क्लास में बालक 22 थे, बालिकाएं 18 थी, तो इन 18 को फिर हमें 2-3 टुकड़ों में तोड़ के 5, 6 और 7 वाले ग्रुप में डाल देना है। इसी तरह से दूसरी क्लास में थोड़ा और बड़े बच्चे आते हैं तो उसके हिसाब से हमें तोड़ देना है 2-3 हिस्सों में। इसी तरह से ये सारा डाउन ये फिल कर देना है और लास्ट में हमें यहाँ से मिला लेना है कि पहली क्लास में बालक कितने हैं, 22 आ रहे हैं, बालिकाएं कितनी है, 18 आ रही है। ये हमें उस नामांकन से मिला लेना है जो हमने डाउनलोड किया है। तो ये अगर यहाँ से ये सारी चीजें हम अपने पास से ही आ जाती है, नीचे नीचे देखना दोस्तों, ये नामांकन यहाँ अपना उस नामांकन से बिल्कुल सही बैठ जाता है, तो ये हमें यहाँ जमा करें पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और जमा करें पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर यहाँ सक्सेसफुली आ जाएगा और फिर हम जमा करें और आगे बढ़ने वाले पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये आगे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पहले से ही एरर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर हमें क्या करना है, अगले वाले पेज में कुल नामांकन, ये कुल नामांकन यहाँ से हो गया। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन, ये भी यहाँ पे हमें कक्षा अनुसार नामांकन यहाँ डाल देना है। माध्यम का इसमें भी, क्योंकि हिंदी माध्यम में ही है सारे, तो इसमें वो का वो नामांकन जो यहाँ ऊपर आ रहा है वो का वो हमें यहाँ डाल देना है और जमा करें पर क्लिक कर देना है, आगे बढ़े पर क्लिक कर देना। फिर आगे इस ऑप्शन खुलेगा अपने पास कुल नामांकन सामाजिक श्रेणी, जो हमने पिछले जो जितने भी सीटें भरी है उनके अकॉर्डिंग ये अपने आप खुल जाएगा। जो कुछ पिछले नामांकन सामाजिक श्रेणी के अनुसार ये आ गया नामांकन। अल्पसंख्यक समूह जो हमने भरा था पिछली सीट में वो यहाँ आ गया, इसको हमें नहीं, यहाँ पे भी हमें अगर इसमें भरना है तो यहाँ से यहाँ ये चेंज नहीं होगा, ये पिछला जो हमने भर रखा है वही यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हमें सामाजिक श्रेणी, लेकिन कौन सी श्रेणी करनी है? वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक रिपीटर्स, यानी जो एक बार पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं दोबारा वही क्लास कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे एंट्री करनी है। तो अधिकतर यहाँ पे अपने यहाँ नील ही रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो पिछली साल भी उसी कक्षा में था, इस साल में भी उसी कक्षा में पढ़ना चाहता है, तो उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। चूंकि 1 से 8वीं तक तो कोई फेल होता नहीं है, उसमें हम 0-0 कर देंगे 1 से 8 तक। और ऊपर की कक्षाओं में अगर कोई फेल हो गया है तो उसको वापस, अगर उसी कक्षा में पढ़ रहा है तो उसको कर देंगे। या 1 से 8 में अगर किसी ने कोई मान लेते हैं कि शपथ पत्र देख के दोबारा उसी स्कूल में उसी क्लास में पढ़ना चाहता है, तो उसकी यहाँ एंट्री कर देंगे और जमा करने पर क्लिक कर देंगे। जमा करने पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर ये जमा करे पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आगे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, रिपीटर्स वाला हो गया, इसके अलावा फिर ये आ गया कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। कुल नामांकन में से अब यहाँ पे उन्हीं बच्चों का लिखना है। देखिए ऊपर आइए आप एक बार, 4.5 का ये पूरा आ रहा है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक रिपीटर्स सामाजिक श्रेणी के तहत, तो इसमें 4.5 का कै दे रखा है सामाजिक श्रेणी, और इसी का जो पुनरावर्तक रिपीटर्स है उसी का यहाँ दे रखा है कै, कि उसमें कितने रिपीटर्स है। तो इसमें भी अगर माइनॉरिटी में अगर कोई रिपीटर्स है, अल्पसंख्यक है, उनमें अल्पसंख्यक में से कोई रिपीटर्स है तो उनकी संख्या यहाँ डाल देनी। तो ये भी अपने 0-0 आ जाएगा। उसको जमा करना है, पहले जमा करना है, जो दे रखा ऑप्शन वैसे वैसे ही करना है, पहले जमा करना है, फिर पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये अपने आप आगे आ जाएगा। ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में फिर हमें इसके ऊपर अपने आगे वाला पेज आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, कुल नामांकन अपने आप आ जाएगा जो हमने पहले भरा था।
अब हमें ये ध्यान रखना है जो भी हमने पिछला आंकड़ा भरा है उसमें से हमें जो हम आगे आंकड़े भरेंगे उसमें कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो हमें अपने विवेक से करना है। ये फिर आगे आ गया देखिए 4.6 विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए कक्षा के तहत नामांकन, ये इसी सत्र का लिखना है और इसमें हमें एंट्री कैसे करनी है ये मेन समस्या यहाँ पे आती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं मैंने बताया था शाला दर्पण से हमें CWSN वाले बच्चे जो है उनकी एक लिस्ट निकलेगी, उसका मैंने प्रोसेस बता दिया शुरू में, अगर नहीं आपको याद है तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को। उसमें जो अपने बच्चों की जो लिस्ट निकलेगी शाला दर्पण से, उन बच्चों का हमें एंट्री करनी है। जैसे कि हमने यहाँ मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि उसमें हमने अपने पास 4 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस है। कैसे है? ब्लाइंडनेस उनकी विकलांगता का प्रकार है। अब वो 2 स्टूडेंट ऐसे जो ब्लाइंडनेस है और 2 ऐसे हैं जो लो विजन वाले हैं, टोटल अपने पास 4 है। तो इनकी एंट्री कैसे करेंगे? तो ब्लाइंडनेस वालों की एंट्री कैसे करेंगे? 2 बच्चे हैं टोटल, लेकिन वो पहली बात तो कौन सी क्लास में, तो हमें उसकी क्लास देखनी है। जैसे हमने ब्लाइंडनेस वाला एक बच्चा तो है तीसरी क्लास में, एक बच्चा है मान लेते हैं 5वीं क्लास में, एक तीसरी क्लास में, एक 5वीं क्लास में ब्लाइंडनेस वाला। तो तीसरी क्लास वाले बच्चे को देखना है कि वो बालक है या बालिका है। अगर बालक है तो यहाँ पे फिर हमें बालक, यहाँ पे हमें 1 एंटर कर देना। अगर 1 है तो 1 बालक, ब्लाइंडनेस वाला तीसरी क्लास में 1 है, तीसरी क्लास में ब्लाइंडनेस वाले बालक 2 है तो यहाँ कर देंगे 2, और बालिका अगर 1 है तो 1 कर देंगे। इस तरह से हमें अलग अलग विकलांगता के प्रकार में जाके ये सारी की सारी एंट्री कर देनी है। और फिर इसको हमें ये जितने भी कैटेगरी दे रखी है इनको ये भरने के बाद यहाँ जमा करें पर जरूर क्लिक करें दोस्तों। सबसे पहले जमा करें पर क्लिक करें, उसके बाद में जमा करें और आगे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करें। क्योंकि मैंने जमा करें वाले पे पहले कर रखा है, डेटा मेरा सारा सेव हो रखा है, इसलिए मैं सीधा इस पे कर रहा हूँ। फिर आगे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आगे वाला पेज खुल जाएगा। बच्चों के लिए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं गत वर्ष के लिए, इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम DCF भरें तो ये थोड़ी सी सावधानी हमें जरूर बरतनी है। गत वर्ष और वर्तमान वर्ष, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष और गत वर्ष का यहाँ ध्यान रखना है। ये ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है, लेकिन अधिकतर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और कई बार होता है कि हम गत वर्ष का पूछ रखा है, इस वर्ष का पूरा भर के उसको फिल करके जब सबमिट करते हैं तो एरर आता है, फिर वापस देखते हैं दोबारा वही मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि यहाँ पूछा क्या गया, फिर इसके अंदर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछले वर्ष की देनी है। तो पिछले वर्ष क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिली थी, सुविधा के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं शैक्षणिक वर्ष में, तो फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट, बाइसिकल। तो हमें फ्री टेक्स्ट बुक, इसमें हमें पिछले वर्ष सभी बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक मिली थी। तो हमें यहाँ पे सारे बच्चे जो पिछला नामांकन है, अब ये हमें एंट्री कैसे करनी है, सब बच्चों को मिली है फ्री टेक्स्ट बुक। तो हमें जो सामान्य जाति के, जैसे मान लेते सामान्य जाति के बालक और बालिका, अनुसूचित जाति के बालक और बालिका, तो हमें जो पिछला नामांकन लिया था, मैं यहाँ सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से वो नामांकन ही फीड कर देना है। क्योंकि हमें पिछली बार अगर सबको मिली है तो, और कम मिली है तो थोड़ा उस नामांकन में कम ज्यादा करके हम यहाँ डिटेल एंटर कर सकते हैं। हमें ज्यादा आंकड़ों में नहीं उलझना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर जो हमारे पास जो डेटा है पिछले साल का जो नामांकन है, क्योंकि जितने बालक और बालिकाएं हैं, टोटल बालक और बालिकाएं इसमें एंटर करनी जो कैटेगरी के अनुसार है। इसमें कैटेगरी के अनुसार दे रखा है और उसमें भी कैटेगरी के अनुसार टोटल नामांकन दे रखा होता है। नीचे नीचे जाते हैं ना जब हम सीट में, तो उसमें SC के बालक कितने हैं, बालिकाएं कितनी है, टोटल उसका नामांकन दे रखा है। या तो साइड में होता है, एक सब लास्ट में होता है, तो वो हमें यहाँ पे फिल कर देना ऊपर वाले। बाकी ये अगर सुविधाएं मिली तो उसके अनुसार एस्कॉर्ट भत्ता है, अगर किसी को मिला है तो उसकी यहाँ पे डिटेल डाल देंगे और यहाँ से जमा करें पर क्लिक कर देंगे। जमा करें पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने पहले से कर रखा तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछला शैक्षणिक वर्ष, ये भी पिछले शैक्षणिक वर्ष की देनी है। बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट, बाइसिकल, ये सारी चीजें यहाँ पे भी हमें एंटर कर देंगे। उच्च प्राथमिक ग्रेड पर, यह है उच्च प्राथमिक ग्रेड पर और ये है प्राथमिक ग्रेड पर, यानी 1 से 5वीं वाले बालकों को कितनी मिली है ये यहाँ पे हमें डालनी है। मैंने पहले टोटल बता दिया था, टोटल नहीं डालनी, यहाँ प्राथमिक वाले बच्चों के लिए डालनी है। ये ध्यान देना हमें ऊपर वाला जो है, ये ऊपर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ रहता है, जो ये हमें दे रखा है 5.1 करके, इनको हमें पूरा पढ़ना है। पिछला शैक्षणिक वर्ष और प्राथमिक ग्रेड की यहाँ एंट्री करनी है।
फिर अगले वाले टैब में ये भरने के बाद हमें यहाँ जमा करना है। जमा करने के बाद फिर ये देखिए नीचे वाले पे आना है। फिर यहाँ पे हमें उच्च प्राथमिक ग्रेड वाले बच्चों की एंट्री करनी है, 1 से 6 से 8 वालों की। तो 6 से 8 वालों का टोटल नामांकन यहाँ डाल देना है। फिर टेक्स्ट बुक वाले में तो ये आ जाएगा। फिर इसको भी यहाँ से जमा करना है, सीधे इस पे नहीं आना है, पहले जमा करना पे आना है। इस पे जमा हो जाएगा, यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जमा हो गया है। फिर इसके बाद पूरा और अगला पे क्लिक करेंगे। फिर सीधा पूरा और अगला पे क्लिक कर दिया तो हमारा जो पिछला डेटा है सारा का सारा नहीं भरा जाएगा, वो वापस खाली आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए वापस से ये सारी चीजें आ गई। CWSN को दी जाने वाली सुविधाएं, ये गत वर्ष के लिए दी, ये ब्रैकेट वाला जरूर पढ़ें, गत वर्ष के लिए CWSN के लिए दी जाने वाली सुविधाएं। ये CWSN के लिए दी जाने वाली सुविधाएं सारी इसमें से हमें निकाल के डाल देनी। अगर किसी को व्हील चेयर मिली है, कितने बच्चों को मिली, पूर्व प्राथमिक में मिली है, प्राथमिक में मिली है, जो भी है अपने यहाँ डिटेल डाल देंगे। जमा करें पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जमा करें और आगे वाले पे क्लिक। फिर आगे इस तरह से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हमें जो नामांकन है, परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पे है, कक्षा 5वीं के लिए, कक्षा 5वीं का परिणाम है। तो इसमें हमें जितने बच्चे प्राथमिक 5वीं में शामिल हुए थे तो हमें 5वीं का नामांकन डाल देना यहाँ पे ऊपर ऊपर। और इसमें भी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, चूंकि पिछले साल सारे हुए थे उत्तीर्ण, पिछले साल के हर बार सारे उत्तीर्ण होते हैं, तो 5वीं में भी ये जितना नामांकन उतने ही विद्यार्थी उत्तीर्ण, और 60% से ऊपर, क्योंकि कोविड की वजह से सबको क्रमोन्नत किया था तो सभी को 60% से ऊपर रखना है 5वीं में। फिर इसको जमा करें पे क्लिक करेंगे और जमा करें और आगे वाले पे क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे जमा करें आगे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 8वीं कक्षा का खुल जाएगा, कक्षा 8 का गत वर्ष का वार्षिक परिणाम। तो इसमें भी 8वीं में गत वर्ष का जो है नामांकन डाल देना है, 8वीं में जितना नामांकन था वो डाल देना है। फिर नीचे भी वही नामांकन डाल देना है। परीक्षा में उत्तीर्ण जितने एंटर हुए, परीक्षा में उतने उत्तीर्ण हुए, और 60% से ऊपर, इसमें भी टोटल वही आ जाएंगे, क्योंकि इस बार भी पिछली बार भी ये सब क्रमोन्नत हुए थे। फिर जमा करें पे क्लिक करना और फिर जमा करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अगर आपके स्कूल 10वीं तक है या 12वीं तक है तो ये 10वीं और 12वीं बोर्ड का भी परिणाम यहाँ पे मांग लेगा, जो हमें यहाँ पे हमारे जो परीक्षा प्रभारी उनसे डेटा कलेक्ट करके और इसको भर देना है और यहाँ जमा कर देना है। दोनों तीनों पे जितने भी आ रहे हैं उनके सबके ऊपर जमा करे पे क्लिक जरूर करें, फिर पूरा और अगला पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ बोर्ड परीक्षा परिणाम, ये भी इसमें फिर वही बोर्ड परीक्षा का परिणाम डालना है, 10वीं और 12वीं का अगर बड़ा स्कूल है तो। और ये यहाँ 40% से कम, 40 से 60% वाले। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने पहले भरा था वो तो नियमित वालों का भरा था। बोर्ड परीक्षा का परिणाम ये आ गया, जितने एंटर हुए थे वो हमने पिछले पेज पे डाल दी थी उनकी संख्या। गत वर्ष में अंक श्रेणी के माध्यम से स्कूल बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ नियमित विद्यार्थियों की संख्या वाले में हमें सारा डेटा डालना है, जो भी अपना नामांकन था, जितने बच्चे एंटर हुए, इनकी संख्या हमें काउंट कर लेनी है, उतनी आनी चाहिए जो हमने सीट में जितनी आ रही है, नामांकन में जितनी आ रही है उतनी। और यहाँ पे हमें गत शैक्षणिक वर्ष में जो हमारे गैर नियमित विद्यार्थी थे उनकी संख्या डालनी है। तो गैर नियमित तो कोई होगा नहीं, और हो तो उनकी संख्या यहाँ डाल देनी है। फिर उसको जमा करें पे क्लिक करना है, इसको भी जमा करें पे क्लिक करना है और फिर अगला पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान वे द्वारा प्राप्त अनुदान, तो इसमें अनुदान की राशि हमें डाल देनी। और ये शैक्षणिक वर्ष कौन सा है? वित्तीय वर्ष 2019-20, इस साल का नहीं डालना है, पिछले सेशन का डालना है। और ये सारा डेटा डालने के बाद फिर वापस जो है हम यहाँ आएंगे, जमा करें पर क्लिक करेंगे और जमा करें और आगे वाले पर क्लिक कर देंगे। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार कार्ड है, ये सारा यहाँ पे यस नो में है, ये सारा डिटेल हमें यहाँ यस नो में भर देना है। अपने हिसाब से देख के आप स्कूल का जो भी जैसा भी स्टेटस है उसके हिसाब से आप भर देंगे और जमा करें और पूर्ण करें पर क्लिक कर देंगे। लास्ट जैसे जमा करें और पूर्ण करें पर क्लिक करेंगे, जैसे जमा करें और पूर्ण करें पर क्लिक करेंगे, हमारा जो DCF है यहाँ पे पूरा भर जाएगा। वापस जैसे जमा करें और पूर्ण करें पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एरर आ रहा है, शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है उनकी संख्या यहाँ डालनी। तो हमने जितने यहाँ शिक्षक वहां एंटर किए थे, जो हमारे पास जो पेज खुला था शुरू में, उतने ही शिक्षक यहाँ डालने, तभी ये यहाँ पे वैलिड होगा।
जितनी संख्या हमने वहां डाली थी, तो हमने 8 जनों की संख्या डाली थी जो शिक्षक है, तो उनको डाल के फिर जमा करना है। तो ये जमा करें और पूर्ण करें पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जमा होकर पूरा आ जाए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टेटस है, प्रपत्र पूरा कर लिया गया है, और ये यहाँ पे संपूर्ण स्थिति क्या आ गई, प्रपत्र पूरा कर लिया गया। अभी प्रमाणित नहीं है अपना डेटा, तो इसको प्रमाणित करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे नीचे जाएंगे, यहीं पे भरे गए डेटा का सत्यापन, यहाँ पे क्लिक करना। ये ऑप्शन तभी आएगा जब हमारे ये जो जितने भी ये श्रेणी है, जितने भी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आगे ये पूर्ण कर लिया, पूर्ण कर लिया, पूर्ण कर लिया आ जाएगा। अगर कहीं पे भी कार्य प्रगति पर है या कार्य पूर्ण नहीं किया गया ये स्टेटस आता है, तो हमारे पास ये जो सत्यापन और तुलना वाला डेटा है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो सत्यापन के लिए हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से ये हो जाएगा सत्यापन। फिर डाउनलोड DCFM स्कूल रिपोर्ट, यहाँ पे जैसे सत्यापन करेंगे फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे हम क्लिक करेंगे तो एक PDF में पूरा का पूरा ये जो है DCF डाउनलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमें इसको प्रमाणित कर देना। प्रमाणित तभी करें जब पूरा का पूरा डेटा आपने सही हो, सारा का सारा डेटा। यहाँ से ये जो डाउनलोड रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें से सारा डेटा आपको मिला लेना है, उसके बाद में इसको प्रमाणित करें। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को यूडाइस भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप लॉकडाउन के समय में भी घर पर रहते हुए अपना जो DCF है उसको आसानी से आप भर सकते हैं घर से। स्कूल से किसी भी तरह का डेटा जितना हो सका मैंने बताया कि हमें इस तरह से जो घर बैठे अपना जो सारा का सारा डेटा है किस तरह से प्राप्त करना है और किस तरह से अपना DCF भरना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और आपको ये लगता है कि जो वीडियो में हम जो भी जानकारी देते हैं वो आप लोगों को किसी ना किसी तरह से हेल्प करती है, हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उसके बाद में जो साइड में जो बेल आइकन होता है, एक घंटी का आइकन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर दें, ताकि जैसे भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए हम आगे वाले पेज पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम प्रबंधन से संबंधित हमारे पास ये पेज खुला है आगे वाला। तो क्या स्कूल SMC का जो गठन है उसके बारे में हमें यहाँ डिटेल देनी है, और यहाँ पे हमें SDMC अगर 10वीं तक है, 12वीं तक अपना स्कूल है, तो वहाँ SDMC से संबंधित यहाँ सारे जो अपने सदस्य हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हमें फिल कर देनी है। फिर नीचे नीचे जाएंगे और वही प्रोसेस करेंगे, वापस से जमा करें और आगे बढ़े, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम वापस नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे।